नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनाव में कम ही समय बाकी है। तमाम दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। पार्टियों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस का दिल्ली में बैक टू बैक मीटिंग्स का दौर जारी है। उधर बीजेपी भी लगातार बैठकें कर जनता के बीच जा रही है। रैलियों का सिलसिला तेज हो गया है। साथ ही हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो गठबंधन के सहारे इस बार जमीन बचाने का प्रयास कर रही है। चर्चा होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के शंखनाद के बाद से ही अब पार्टियों में टिकटों को लेकर माथापच्ची चल रही है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक बैठकों और चर्चाओं का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद से ही उत्साहित कांग्रेस अब चुनावी रण में अपने बेहतर उम्मीदवार उतारने के लिए दिल्ली में बैक टू बैक बैठकें कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस की लिस्ट सामने आ सकती है। वहीं चुनाव में जीत को लेकर भी कांग्रेस के नेता पूरी तरह से आश्वस्त हैं और जीत का दम भर रहे हैं। देखिए, स्कूटनी कमेटी की मीटिंग शुरू हुई है, आज से चालू है, प्रोसेस टाइम लगेगा। और कब तक उम्मीद की जा सकती है सर? पहली सूची कब तक आ सकती है सर? पहले एक रुझान दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से उम्मीदवार आ रहे हैं और जिस प्रकार से जनसमर्थन मिल रहा है, उससे साफ जाहिर है बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बीजेपी भी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। तमाम तरह के गुणा जोड़ करने के बाद अब बीजेपी टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। कई लेवल पर फीडबैक लेने के बाद अब बीजेपी की ओर से जल्द ही टिकटों की घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जहाँ तक चुनाव की तैयारी है तो हमारी प्रदेश की इकाई समर्थन कर रही है और कैंडिडेट्स की जितनी भी एक सूची बनी है, बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत लोग अपना बायोडाटा भी दे रहे हैं और हज़ारों की संख्या में जो भी ऐसे लोग आए हैं उनका विश्लेषण जिलानुसार करके प्रदेश की चुनाव समिति ने अपनी मीटिंग कर ली है और अब केंद्रीय चुनाव पार्लियामेंट्री बोर्ड उनको ये सूची जाएगी और मुझे लगता है 28 को या 29 को एक सूची भारतीय जनता पार्टी की जरूर आ जाएगी। टिकटों पर मंथन के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार फील्ड में उतरकर सरकार के 10 साल के कामों का जनता को हिसाब दे रहे हैं और कांग्रेस को जमकर अपने निशाने पर ले रहे हैं। 10 वर्षों के अंदर युवाओं को इस्तेमाल किया गया, उनके हित के लिए कदम नहीं उठे हैं। परंतु जब हम देखते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, भाइयों, हर पड़ाव के ऊपर युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियां जेजेपी और इनेलो भी इस बार गठबंधन के सहारे सत्ता के शिखर पर पहुंचने की आस लगाए हुए हैं। जेजेपी ने जहां आजाद समाज पार्टी का हाथ थामकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो वहीं इनेलो इस बार बसपा के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा का चुनावी रण इस बार बेहद दिलचस्प रहने वाला है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियों और दावेदारियों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ चर्चा में जुड़ गई हैं। रजवन नहीनवाल प्रवक्ता इनेलो, अजय गुलिया प्रवक्ता जेजेपी और कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। प्रियदर्शनी जी, अभी हमने सुना पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को, जिनका कहना है 28 या 29 तारीख को मानकर चलने की हमारी पहली लिस्ट आ जाएगी। तो क्या सबसे पहले बीजेपी का ही इंतजार खत्म होने जा रहा है? दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की अगर मैं बात करती हूँ, बीजेपी और कांग्रेस में, क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार भी पहली लिस्ट जारी करने जा रही है उम्मीदवारों की? ज्योति जी नमस्कार और बाकी सारे साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए ज्योति जी, ये तो क्लियर था क्योंकि हमारी 2 दिन की जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं की बैठक गुड़गांव में हुई है और इसमें बड़ी ही विस्तार में एक एक सीट के ऊपर चर्चा हुई है और क्या समावेश है, क्या इक्वेशन बैठती है और लिस्ट हमारी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है।
तो और हमारे यहाँ एक तरीका है, संगठनात्मक तरीका है, बिखराव नहीं है, गुटबाजी नहीं है कि हमें गुटबाजी के चलते रोकना पड़ती है टिकटें, या हमें देखना पड़ता है कि कौन से ग्रुप को दे, कौन से ग्रुप को ना दे। हमारे यहाँ ग्रुप सिर्फ एक ही है, और एक ही है, वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। और उसके बाद हम लोग जिस चेहरे पे हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं वो भी एकदम साफ और क्लियर है कि हम नायाब सिंह सैनी जी के चेहरे पे हम लोग इस समय विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बशर्ते कांग्रेस में, जो कि अपने आप को राष्ट्र पार्टी है ही, बिल्कुल राष्ट्र पार्टी है, लेकिन उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, या अगर चेहरा ये है भी तो ये बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इनका आंतरिक कलह किस किस्म से है, और यही आंतरिक कलह ये तो पार्टियों पर निर्भर करता है प्रियदर्शनी जी। ये सीएम का चेहरा होना नहीं होना, आप लोग कितने राज्यों में अनाउंस करते हैं पहले सीएम, और क्या इससे पहले आप लोगों ने अनाउंस किया था? इस बार ठीक है, इस बार ठीक है, किया था कमलनाथ का चेहरा। क्या बात कर रहे हैं आप प्रियदर्शनी जी? में बीजेपी आप हाँ, मतलब कमलनाथ थे, मतलब इनको और क्या, और किसके चेहरे पे मध्य प्रदेश पे? नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ आपकी पार्टी को लेकर। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस ना किया जाना चेहरों की कमी होती है? क्या अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अपना अपना तरीका होता है चुनाव लड़ने का? आप लोग भी नहीं करते हैं, इससे पहले भी आप लोगों ने नहीं किया था, ठीक है, इस बार आप लोगों ने अनाउंस कर दिया के। इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास चेहरा नहीं हो सकता, इनके पास बहुत सारे चेहरे हों। बहुत सारे चेहरे, ऐसे चेहरे हैं जो एक दूसरे से कभी भी लत्तम जुत्तम कर सकते हैं, बीच मीडिया में कोई भी स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ दे देते हैं, चुनावों के समय में भी स्टेटमेंट दे देते हैं, और कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है। देखिए, इससे ये पता लगता है कि आंतरिक कलह इनका जग जाहिर है। ज्योति जी, ये बात तो हम नहीं भुला सकते हैं या नहीं डिनाई कर सकते हैं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि अरे इनके लत्तम जुत्तम चल गए या आंतरिक कलह, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, मैं एक काम की बात बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से दर्शकों को कि आज दलित सम्मान सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी सम्मिलित थे, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण अपना समर्थन दे दिया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस वंचित वर्ग के लिए जिस तरीके से हमने पहले भी किया है, हम आगे भी करेंगे, और 20% जो आरक्षण है हम उसको भी कायम रखेंगे। चुनावों के बाद जब हम सरकार में आएंगे तो भी हम कायम रखेंगे। ना ही हम एक बिरादरी के बारे में सोचेंगे, हम पूरी की पूरी 36 बिरादरियों को लेके चलने का अपना जो हमने निर्णय लिया है या प्रण लिया है, हम उसको कायम रखेंगे। और एक बात और, आपकी खबर अभी चल रही थी ज्योति जी आपके चैनल पे कि राज्यसभा चुनावों में किरण चौधरी जी बिना किसी एक तरफा जीत उनकी हासिल हुई है, निर्विरोध। ये दिखाता है कांग्रेस का एक और झूठ। ये झूठ ये दिखाता है ज्योति जी कि इन्होंने बोला था कि हमारी जो सरकार है वो अल्पमत में है। अगर अल्पमत में हमारी सरकार है तो आप ये बताइए ज्योति जी, कांग्रेसियों से पूछना चाहिए, कांग्रेस प्रवक्ता से ये पूछना चाहिए बड़े आदर पूर्वक कि इस तरीके से इन्होंने क्यों झूठ फैलाया, इस तरीके से भ्रम क्यों फैलाया? क्योंकि अल्पमत में अगर सरकार होती तो ये राज्यसभा का चुनाव बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के एक तरफा जीत हुई है। तो ये साफ बताता है, दर्शाता है कि किस तरीके से ये नैरेटिव, झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, लोगों के दिमाग से खेलते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जनता बहुत समझदार है और समझती है कि इनके पास मुद्दा कोई नहीं है, किसी मुद्दे पे ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनका मुद्दा सिर्फ ये है कि नायाब सिंह सरकार को हटाएं, एक नॉन स्टॉप सरकार को हटाएं। इनसे पूछा जाए कि इनके पास, इनके मैनिफेस्टो में क्या मुद्दा है, ये जनता के लिए क्या काम करते हैं, ये पूछना चाहिए। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमसे जवाब मांग रहे हैं। अरे भाई, आप भी तो सरकार में रहे, पहले अपना तो रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। कांग्रेस को मैं चर्चा में जोड़ रही हूँ, रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कमल हांडा जी, बीजेपी प्रवक्ता जो कह रही बात में दम है, क्या गुटबाजी है, तभी आप लोगों की लिस्ट में देरी हो जाती है, इनका कहना है। हालांकि हो सकता है अपनी अपनी रणनीति सबकी रहती है, लेकिन आप ये बताइए कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होनी है उसमें बार बार तारीखों में क्यों बदलाव करना पड़ रहा है पार्टी हाईकमान को? पहले कहा 26 तारीख को होगी, फिर कहा गया आज होगी, फिर आप बता रहे हैं कल होगी, कल भी हो सकता है कुछ और चलाना पड़े मीडिया को कि फिर से पोस्टपोन कर दी गई। क्यों नहीं बैठक हो पा रही आपकी पार्टी की? ज्योति जी, आपको नमस्कार। नमस्कार।
क्योंकि ये आप इसको बीच में बोलने नहीं देंगी प्रियदर्शनी को, क्योंकि इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये बीच में जरूर अड़ंगा डालेगी, बीच में बोलेगी जरूर इसको, क्योंकि बचकानी हरकतें और भाव भंगिमाएं इसकी ऐसी हैं बचकानी। ये क्या आप बताना चाहती हूँ? आप इस तरह ये तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। हम बोले वही सदाकत, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। तो ये झूठ बोल बोल कर 10 साल से इनको इतनी आदत हो गई है, ये अभी नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। और इनको बता दूं नायब है वो, नायाब नहीं है, अगर फर्क पता हो तो। पहली बात। दूसरी बात, आरक्षण 20% है या 33%, इनको ये भी नहीं पता। कोई 33% बोलता है, कोई 20% बोलता है। आपने हमारी बैठकों की बात की मैडम, तो ठीक है, हमारी 26 से शुरू हो गई है, कल से बैठकें हमारी 4-5 दिन चलेंगी बैठकें। किसी को तकलीफ हो तो हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और मुद्दों की बात इन्होंने की, हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमने पूछा था सवाल कि 10 हरियाणा मांगे 10 साल का स्क्रीनिंग कमेटी की बात कर रही हूं। स्क्रीनिंग कमेटी की आपकी बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। मैडम मुलाकात करें सदस्यों से जाकर। आप मुझे बोलने देंगी प्लीज, मुझे भी अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। कमल जी, नहीं मैम, नहीं शुरू हुई, 1 मिनट रुकिए, इनको म्यूट कीजिए। ये कौन सा रूल है कि आपके बीच में मैं सवाल नहीं पूछूंगी? इनसे भी मैं पूछ रही थी। आपको नहीं कहा, आपके रूल्स के हिसाब से डिबेट नहीं होगी कि मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ और सवाल करूंगी, मुझे जहां लगे सवाल करना है। आपसे सवाल कर रही हूँ मैंने कहा कि ये भाजपा की प्रवक्ता नहीं बोलेंगी बीच में। तो ये नहीं बोल रही है, मैं बोल रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ आपसे। हाँ, तो आप सवाल कीजिए। आपसे मैंने आपके लिए नहीं बोला बिल्कुल भी। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर मैं सवाल कर रही हूँ कि क्यों देरी हो रही है। क्या ये लोकसभा की तर्ज पर आप लोगों को लिस्ट चूंकि देरी से जारी करनी है, गुटबाजी से या दल बदल से बचने के लिए? पहले गुटबाजी कोई नहीं है। अभी आपने तस्वीर नहीं देखी है। सुनिए मैडम, सोनिया जी, आपने तस्वीरें नहीं देखी है, कोई गुटबाजी नहीं है। एक तो पता नहीं आप क्या तो आप बोल रही हैं, क्या नाम मेरा बोल रही हैं आप? ज्योति सांगवान नाम है मेरा। मैंने आपको ज्योति जी बोला, मैंने सांगवान नाम नहीं बोला मैडम, आप ध्यान से सुनिए। अरे भाई, आपने सोनिया बोला, क्या परेशानी है आपके साथ? सोनिया आप खुद क्या बोल रहे हैं आपको ये नहीं पता? अभी सोच लीजिए, मैं बाद में आऊंगी आपके पास। आप सोच लीजिए आपको क्या बोलना है। आप मेरे को बोलने नहीं देना चाहती, इसका ठीक है, ये समझ लीजिए, आपको ये समझना है तो। दर्शक जानते हैं मैं क्या चाहती हूँ और आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं ज्योति जी ही बोला मैंने आपको, क्या बात कर रहे हैं। और आपने ये भी बोल दिया कि मैं कह रही हूँ सवाल ना पूछना आपसे, तो मैंने एक बात भी नहीं कही। आपने मुझे बोलने नहीं देना, ऐसे नहीं चलेगा। अजय गुलिया जी, आपकी पार्टी ने भी इस बार गठबंधन कर लिया के, इनेलो ने गठबंधन किया के बीएसपी के साथ, आप लोगों ने चंद्रशेखर की पार्टी के साथ। आप लोग क्या, आप लोगों की जमीन बची है कुछ? पहला बिल्कुल सीधा सवाल मेरा ये, लोकसभा में हमने देखा रोजाना हम चर्चा करते हैं, और जिस पार्टी के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया कि मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कोई संभावना, कोई गुंजाइश, कोई वोट है इन लोगों का हरियाणा में? देखिए ज्योति जी, ये तो तय हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। हमने तो हरियाणा प्रदेश की सोच के साथ की, हरियाणा प्रदेश के लोग आज चाह रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव, ये सोच करके उस दल के साथ गठबंधन किया। जो गरीब का, किसान का, कमेरे का, मजदूर के हकों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और हमारी भी स्थिति है कि हम भी गरीब किसान कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों दलों ने साथ आकर के ये फैसला लिया कि हम ये लड़ाई मिलकर के लड़ेंगे। देखिए, हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, रिजल्ट क्या आएंगे वो तो हरियाणा प्रदेश के लोग तय करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनाव के बाद भी सभी लोग इसी प्रकार के कयास लगा रहे थे कि जननायक जनता पार्टी लोकसभा की 10 सीटें हार गई थी और विधानसभा के अंदर कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन विधानसभा के अंदर 10 सीटें हम जीत करके आए। दुष्यंत जी उसकी बदौलत उप मुख्यमंत्री बने, और दुष्यंत जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो फैसले लिए उससे हरियाणा प्रदेश का कोई इनकार नहीं कर सकता कि हरियाणा प्रदेश के लोग उससे लाभान्वित हुए कि नहीं हुए। ये सबको मालूम है इस बात से कि सब हरियाणा प्रदेश के लोगों का उससे लाभ हुआ। भारतीय जनता पार्टी कहती है पेंशन की बात, ये 18 राज्यों में इनकी सरकार है, 18 राज्यों में क्यों नहीं पेंशन 3000 है, किसी राज्य में 1500 से ऊपर नहीं है। तो ये तो सारी चीजें हैं। किसान के खाते में सीधा पैसा गया, वो किसी और राज्य में क्यों नहीं शुरू हुआ? सबसे पहले हरियाणा में क्यों शुरू हुआ? क्योंकि दुष्यंत जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, तो उनकी सोच थी ये पैसा सीधा किसान के खाते में देना। हमने 75 का भी कानून बनाया, लेकिन वो ठहर नहीं पाया। हम तो पेंशन को भी क्या ले जाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं थी। तो ये सारी चीजें, ये सारे काम लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, और हम आशा करते हैं कि लोग वोट के रूप में हमें अपना आशीर्वाद देंगे। तो समय की बात है कि कितनी सीटें आएंगी,
क्या रिजल्ट होंगे, लेकिन हम अच्छा प्रदर्शन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हैं। 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दो तीन आज सबके सामने दुष्यंत जी ने और चंद्रशेखर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल सबके सामने स्थिति स्पष्ट कर दी कि 70 सीटों पर हम और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और भी लाइक माइंडेड लोग जो हमारे साथ आना चाहेंगे, चाहे वो 1 सीट वाले हों, 2 सीट वाले हों, जो भी लोग हमारे साथ आएंगे इस सोच के साथ कि हरियाणा प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाना है, हम उनके साथ मिल करके ये चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा प्रदेश की प्रगति उन्नति के लिए ये चुनाव हम लोग लड़ेंगे 24 का। डैनवाल जी, आप लोगों ने गठबंधन किया बीएसपी से, पहले भी किया इनेलो ने। किसान कबीरे की आप लोग बात करते हैं और सीधे और साफ शब्दों में हम कहें तो जाट और दलित के सहारे आपकी पार्टी प्रयास करती है कि हम कोई ऐसा समीकरण बनाएं कि सत्ता के करीब पहुंचे। आज जेजेपी ने भी अलायंस कर लिया कि आपकी पार्टी कैसे इसे देख रही है, क्या कोई चुनौती रहेगी आप लोगों के लिए? जितना भी आप लोगों का वोट है उसमें कोई चुनौती रहेगी? देखिए ज्योति जी, ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन, एक तो गठबंधन किया जाता है सत्ता में आने के लिए, यहाँ पर सोच का गठबंधन हुआ है। और सोच क्या है? चौधरी देवीलाल और साहब काशीराम जी की जो सोच है, उस सोच, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये गठबंधन हुआ है। ये कोई पहली बार गठबंधन नहीं हुआ। जब भी आपने देखा है कि चौधरी देवीलाल जी और साहब काशीराम जी ने एक साथ साथ काम भी किया है और उनका जो सोच थी वो यही थी कि दलित, किसान, कमेरे, मजदूर की आवाज को बुलंद कैसे किया जाए, उनको न्याय कैसे दिलाया जाए, उनका हकूक की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, ये उसके लिए। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ये जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में हरियाणा की जो जनता है उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है। जिस प्रकार से जो पार्टियां ये कह रही थी कि क्षेत्रीय दल सभी समाप्त हो जाएंगे, ये गठबंधन जब से हुआ है इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जब गांव-गांव और गली-गली, घर-घर जा रहे हैं तो हर व्यक्ति यही कह रहा है कि ये एक अच्छा गठबंधन हुआ है। इससे हरियाणा की जनता के उन लोगों को जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो उन सरकार के, जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहकर जो हरियाणा की जनता के साथ जो धोखा किया है, जो दगा किया है, वो लोग अब ये चाहते हैं कि ये गठबंधन एक विकल्प के रूप में उभर कर आए हैं और वो गठबंधन जो हरियाणा की जनता को कहीं न्याय दिलाने का काम करेगा, ये गठबंधन बना है। और मैं आपको इस चीज के लिए बताना चाहूंगा कि जैसे ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हमारी टिकटों के जो अभी बातें चल रही थी, सीटों का बंटवारे की जो बातें चल रही थी, वो सीटों का बंटवारा भी मेरे ख्याल से इन चीजों, समय बदलता भी रहता है पार्टियों के लिए, ऐसा नहीं कि बुरा है तो बुरा ही रहेगा या अच्छा है तो अच्छा ही रहने की भी गारंटी नहीं है। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान जो स्थिति है आपकी पार्टी की, एक विधायक है, बीएसपी का कोई विधायक नहीं है हरियाणा में। आप दावा ये कर रहे हैं कि ये लोगों के सामने विकल्प के तौर पर होगा, कैसे होगा? कब कब जादू किया, कब कब करिश्मा किया इस गठबंधन ने? देखिए, मैं 2018 में जब आप लोग कहते हैं परिवार के लोग छोड़कर चले गए थे, धोखा हुआ था, तब ये पार्टी भी तो छोड़कर चले गई थी ना, तब बीएसपी ने भी साथ छोड़ दिया था। और अब दोनों मिलकर क्या कर लेंगे? आपके विरोधी तो ये भी कह रहे हैं, आपके विरोधी तो ये भी कह रहे हैं 0 + 0 तो 0 ही है। इनेलो और बीएसपी के मिलने से भी कोई कमाल नहीं होने वाला है। देखिए, अगर अब ज्योति जी, अब क्या आप भारतीय जनता पार्टी के मुखिया या उनके प्रदेश अध्यक्ष ये कराना चाहेंगे कि भाई आज इनेलो और बसपा की सरकार बनेगी? वो तो 0 + 0 ही बताएंगे। तो वही चीजें हैं, यहाँ पर हरियाणा की जनता को तय करना है, वोट डालने का काम हरियाणा की जनता का है और हमारा काम है जनता के बीच में जाकर उनकी बातों, अपनी बातें समझाना, उनकी बातों को समझना और वोट के लिए उनसे अपील करना। अब वोट डालने का काम जनता का है। अब कोई भी व्यक्ति या विपक्ष की बात करे या हम कांग्रेस की बात करें या अन्य दल की बात करें, सब यही कहेंगे कि 0 + 0, लेकिन हकीकत में इसका फैसला हरियाणा की जनता को करना है। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये जो चीजें अभी बात हमारी बहन जी एक चीज कह रही थी कि बोला हमने हरियाणा की जनता के लिए काम किया है, अभी दलित वोट बैंक की बात आई थी, मैं उसी चीज के बारे में देख रहा था। प्रियदर्शिनी जी कह रही थी कि हमने दलित सम्मान समारोह किया है। एक बार इनसे पूछिए कि भाई क्या जरूरत पड़ेगी आपको दलित सम्मान समारोह करने की? अगर आपने दलितों के लिए कुछ किया होता तो निश्चित तौर पर आपको इस प्रकार के कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं होती। मैं उसका उदाहरण दे देता हूँ। ये कह रहे हैं कि हमने दलितों के लिए काम किया। एक इनकी मीटिंग में एक बात आई थी कि पहले 2014 से पहले 27 लाख बीपीएल कार्ड थे। 2014 से पहले 27 लाख बीपीएल कार्ड थे और आज बोला 51 लाख कार्ड बने हुए, बीपीएल कार्ड बने हुए हैं और ज्यादातर कार्ड बने हुए वो एससी समुदाय के बने हुए हैं। तो एक बार इनसे ये पूछिए, ये कार्ड बनाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं
क्या उनको एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं उनको रोजगार देने का काम करे या उनको बीपीएल कार्ड तक सीमित रखने का इनका मकसद है? ये दलितों के साथ जिस प्रकार से राजनीति करना चाह रहे हैं, उनको 5 किलो अनाज में 5 किलो अनाज सुनिए, सालाना आय सीमा का दायरा अगर बढ़ेगा तो कार्ड्स भी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसी आय पर बढ़ेंगे। सालाना आय भी बढ़ाई गई है सरकार की ओर से, जो लिमिट है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता काफी देर से बोलना चाह रही हूँ। आपकी बात को नहीं, मैं एक मिनट मात्र 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर देता हूँ। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ, पूरी बात का सुन लीजिए ताकि उससे फिर क्लियर हो जाएगा। ये कहते हैं कि फिर ये ज्यादातर टारगेट क्यों करते हैं कि एससी वालों के ही कार्ड बने हैं, उन्हीं को क्यों कर रहे हैं? क्या आय सीमा केवल एससी वालों की ही बढ़ी है? क्या और कैटेगरी वालों की नहीं बढ़ी है? ये दलित सम्मेलन करने की बात कहते हैं। 1,20,000 को नौकरी देने का काम किया। एक बार इनसे पूछिए क्या वहां पर इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया? उस चीज के बारे में इनका कोई जवाब नहीं आता। ये कहते हैं कि हमने बैकलॉग को पूरा करने का काम किया है। अरे बैकलॉग का आपने हाथ भी नहीं लगाया बैकलॉग पे। ये इस प्रकार की झूठ बोलकर हरियाणा की जनता को, हरियाणा के दलित समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और असल में इसीलिए दलित समाज इनसे नाराज है, क्योंकि ये केवल और केवल कहते कहते करते नहीं है। दूसरी बात, हम कांग्रेस की बात करते हैं, वही कांग्रेस जो केवल एक डायरी दिखाकर दलितों को अपना हितैषी बनाने का काम करते हैं। उन्होंने दलितों को हमेशा वोट बैंक के रूप में यूज किया है। दलितों का जब हक की बात आती है तो वो पीछे हटने का काम करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने ही दलित हितैषी होते तो केवल एक इनके पास दलित जो महिला है उसको तो स्वीकार नहीं कर पा रहे, ये पूरे हरियाणा के दलितों का ठेका ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं दलितों के साथ उनके वोट तक के ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास केवल एक ही दलित नेता है, ऐसा नहीं है। केवल दलित महिला नेता एक ही, ऐसा नहीं है। आप दुरुस्त करिए। मैंने बड़ी महिला नेत्री के बारे में बात की, बड़ी महिला नेत्री के बारे में बात की, बड़ी महिला नेत्री के बारे में। क्या आप गीता भुक्कल को नहीं मानते? नहीं, हरियाणा में सबको पता है, मानते हैं। नहीं, हरियाणा में सबको पता है कि बड़ी महिला नेत्री, दलित समुदाय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हमारे में बहुत बड़ी महिला नेत्री है। नहीं, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि बड़ी महिला नेत्री है हमारी। 10 सेकंड के लिए बोलना था, 10 सेकंड के लिए आप बोल चुके हैं। अभी आप रुकिए। कमल जी, लोकसभा में आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद अब चूंकि एक चुनौती अपने आप में ही रहेगी, बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं आपकी पार्टी की टिकट पर। 2500 से ज्यादा जिन लोगों की ओर से आवेदन किया गया, वो लिस्ट भी खूब वायरल हुई। तो ये बहुत आसान तो पार्टी के लिए नहीं होगा 90 जिताऊ उम्मीदवार उसमें से निकालना, जिताऊ चेहरे निकालना। ऐसा है ज्योति जी, हमारे पास लोकसभा में भी 362 आवेदन आए थे। उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए हमने 90 किए, फिर उसके बाद हमने करते करते स्क्रीनिंग कमेटी से गुजरते जो हमारी प्रोसेस थी उसके बाद हमने 9 डिसाइड किए, क्योंकि एक हमारी गठबंधन ने लड़ना था। हाँ। पहली बात, हमारे लिए कोई जो भी आला कमान तय करेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। 2556 जो आवेदन आए जिनकी आपने बात की। दूसरी बात, अब मेरे को आप इजाजत दीजिए मैं जरा जो भी प्रवक्ताओं ने बोला उनका जवाब दे दूं, ठीक है? भाजपा की प्रवक्ता कहती है नॉन स्टॉप नायब सैनी है। हाँ बिल्कुल नॉन स्टॉप है, मैं सहमत हूं, लेकिन घोषणाएं करने के नॉन स्टॉप, धड़ाधड़ उन्होंने घोषणाएं करी है लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं उतरा है। घोषणा करके और कांग्रेस पर कटाक्ष करके उनको लगता है कि उनको वोट मिल जाएंगे, इसीलिए ये डेट कह रहे हैं पोस्टपोन कर दो, प्रीपोन कर लो भाई। और आप डेट बदलवा लो, आप सीएम का चेहरा बदलवा लो, आप प्रदेश अध्यक्ष बदलवा लो, लेकिन जनता का मन नहीं बदलने वाला। जनता अब आपको बाहर करके ही हटेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कहती है हमारे पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे की तो इतनी भरमार है, तभी तो पूछ रहे हैं हम। 10 सालों का 2 हिसाब, उसके ऊपर हमारे सवाल पर इन्होंने सवाल दाग दिया कि पहले कांग्रेस हिसाब दे रहे, सत्ता में आप बैठे हैं, यहाँ पर भी केंद्र में भी, तो जवाब तो आपका बनता है नहीं बनता। इतने घोटाले किए आप लोगों ने, चंदा धंधा छापा, बहुत कुछ हुआ, क्विड प्रो को बहुत कुछ हुआ, वो सारी जनता जानती है। शराब घोटाला, माइनिंग घोटाला, 37 पेपर लीक करके आरएसएस गुजरातियों को नौकरी देना, वो इनको शायद नहीं पता है। और मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी, ये किसान वर्ग की धुर विरोधी है ये सत्ता जो है भाजपा की, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। कितना उनके दुश्मन है ये उनके, कि पहले तो 3 काले कानून लाए जिसमें 750 किसानों की हत्या हुई, 4 किसान अभी खट्टर ने मरवाए, गोली मारी एक नवयुवक के माथे पर और अंधा भी करा, 4 लोगों की मौत अभी हुई। 3 काले कानून प्रधानमंत्री ने ये कहकर वापस लिए कि जिनमें समस्या नहीं समझा पाया। जब आप खुद ही कह रहे हैं समस्या है तो मतलब वो समझाने वाली तो बात नहीं थी, क्योंकि यूपी के चुनाव भी नजदीक थे, इसलिए वापस लिए इन्होंने कानून। अब मैं कुछ बात करना चाहूंगी इनके स्वच्छता अभियान की। स्वच्छता अभियान, कंगना हमारे लिए किसान अन्नदाता है, और अन्नदाता जब भगवान का रूप होता है, हम कहते हैं ना अन्न भगवान है, अन्न उगाने वाला किसान है हमारा। तो इनकी जो बड़ी चुनी हुई प्रिय सांसद जो कंगना रनावत है, हैंड पिक्ड है, जो उसने कितना गंदा और वाहियात और बेहुदा बयान दिया कि देश का सर जो है शर्म से झुक गया
कि जो हमारे बैठे हुए थे धरने पर हमारे किसान भाई अन्नदाता, उनको रेपिस्ट बता दिया कि वो रेप कर करके लाशें पेड़ों पर टांग रहे थे। ये केंद्र से इनको ये मैसेज आया है, केंद्र से आया, इनको भाई वही गंदगी ये फैला रही है। दूसरी बात, ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसानों के लिए ऐसा कहा। पहले भी कह चुके हैं आतंकवादी, खालिस्तानी, परजीवी कह चुके हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि खुद जनता जीवी हैं और टैक्स जीवी, हमारे टैक्स लूट लूट कर खा गए ये लोग और इतनी महंगाई कर दी, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। दूसरी बात, हरियाणा में चुनाव आने वाला है, इसलिए जो है उसने पल्ला झाड़ लिया इनकी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, क्योंकि वो उसका निजी बयान है। आप ऐसे बेवकूफ लोगों को रखते हैं। पहले स्मृति ईरानी गलत बयानबाजी करती थी, कुछ भी बोलती थी, अब इन्होंने एक नई मुखौटा ले आए हैं कंगना रनावत का, जो जिसको समझ भी नहीं है कि हमें 2014 में आजादी मिली या 1947 में मिली। और कुछ बातें कह, ये प्लान और स्क्रिप्टेड था। जो भी उसने बोला, बीजेपी ने प्रेस रिलीज की है सिर्फ एक नौटंकी के लिए, एक पल्ला झाड़ने के लिए, जैसे स्वच्छता अभियान था कि कचरा गंदी सड़क पर फैला दो, उसके बाद झाड़ू मारते हुए दिखा दो। ये सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और बताना चाहती हूँ कि खुले छोड़ रखे हैं इन्होंने मोदी जी को चाटुकार। नहीं मैडम सुनिए बात, मेरे को भी बात कहने दीजिए। मैंने क्या बात कहने दीजिए, कितनी नहीं आप टॉपिक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर बात कर लीजिए ना। कहाँ कंगना रनौत ठीक है, नहीं मैडम करूंगी मैं, लिख कर ले आई है, क्यों करेंगे कमल जी, आप तो लिख कर ले आई है, पढ़ कर बोल रही है, क्या तरीका, आप विषय पर बात कीजिए ना। पॉइंट्स पर बनाते हैं मैडम, आप तो स्क्रिप्ट रीडिंग कर रही हैं, आप तो स्क्रिप्ट रीडिंग कर रही है बैठ के, पॉइंट पर नहीं, आप मुद्दे पर बात कीजिए, जो मुद्दा हमने डिसाइड किया है। आपने एक मिनट क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट, क्या प्रियदर्शी ने किसी मुद्दे पर बात की? उसने तो आपसे सवाल, आपकी पार्टी को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है। आपको हरियाणा सरकार को लेकर जो बोलना था, सीएम को लेकर जो बोलना था, हरियाणा के मुद्दों को लेकर जो बोलना था, आप सारे देश दुनिया जहान की बातें नहीं कर लेंगे एक बार में ही। आपसे आपकी पार्टी को लेकर जो सवाल पूछा, आधे सेंटेंस में आपने बात के लिए फिर आप निकल गए इधर उधर, ये नहीं चलेगा ना। नहीं इधर उधर कहाँ निकल गई मैं, वो बात तो जरूर कहनी थी मैंने, जो किसानों के लिए कहा गया इनकी तरफ से। कंगना रनावत जो इनकी चुनी हुई हैंड पिक्ड है ये, कि किसानों को बलात्कारी और हत्यारा बताया कि रेप करके टांग देते थे पेड़ों पर लाशें। अब आती हूँ मैं आपकी बात पर, अब आप पूछिए आपने क्या पूछना है। 2556 आवेदन आए हैं, ठीक है, आपको इस पर बोलने के लिए 2556 आवेदन आए हैं। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी से गुजरेंगे, हमारा आला कमान जो तय करेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। जादव साहब भी हमारे साथ हैं क्या? करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करे। प्रियदर्शनी जो बोलती हैं, अपने जरा कहते ना झांकने को अच्छी जगह गिरेबान में और रहने में के लिए औकात, ये औकात में रहकर बात नहीं करती हैं ये। जादव जी कैसे देख रहे हैं तमाम दलों की तैयारियों को? चूंकि टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है, अब किसी पार्टी की हवा है, कोई पार्टी मजबूत है, उन तमाम बातों के ऊपर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी रहेगा कि किसी उम्मीदवार के तौर पर कौन सी पार्टी मैदान में लाती है और जीतने की कितनी संभावनाएं उम्मीदवार की रहती है। सत्ता से बाहर रहने का वो करीब 2 साल का हो गया, 10 साल का हो गया है। तो कांग्रेस जो है काफी लोकसभा चुनाव में ठीक सफलता मिली उनको, और दूसरे दलों के नेता और पदाधिकारी, पूर्व विधायक और जो तमाम नेता जो है जिस तरह से कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कांग्रेस को एक बड़ी उम्मीद है कि बस अब इसकी बार उनको सत्ता मिलने वाली है, तो मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी में है। लेकिन वो देखते हैं कि अब वो किस तरह से वो टिकटों का बंटवारा करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिसी तय की है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे, आला कमान ही जो है फैसला करेगा, और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी जो है होने वाली है। तो अब ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारियां, तो ये भी एक दूसरे को देखो वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी अपना सकते हैं। पहले तो ये आ रहा था कि कुछ प्रत्याशियों को पहले से समय रहते तय करके और उनको चुनाव प्रचार का ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरह से बीजेपी का जो प्लान चल रहा है, वो एमपी में जिस तरह से उन्होंने एक प्रयोग किया था कि केंद्र के नेताओं को, सांसदों को चुनाव लड़ा दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आहट आ रही है कि वो केंद्रीय मंत्री हैं अभी 3-4 जो, और बाकी जो सांसद हैं हरियाणा से, उन सबको जो चुनाव लड़ाना चाहती है वो, ताकि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ा के किसी तरह से मेजोरिटी हासिल करके और थर्ड टाइम सरकार बनाई जाए। तो बीजेपी भी पूरा अपनी ताकत झोंक रही है, पूरा अपना बुद्धि बल इस्तेमाल कर रही है कि किस तरह से जीता जा सकता है। उन्होंने एक विधानसभा चुनाव को यूनिट बनाकर तैयारी शुरू की है, तो कांग्रेस का भी अपनी तैयारी है। उन्होंने जो है आवेदन ले लिए
अब उनमें से वो किस तरह से फिल्टर करेंगे, ये देखने की बात है कि उनको जो है 90 कैंडिडेट तय करने हैं। कोई 2556 में से उनको किस तरह से प्रत्याशी तय करने हैं, और मुझे लगता है कि उसमें तमाम तरह की नाराजियां भी पैदा हो सकती हैं और भगदड़ फिर रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है कि अभी जो है कांग्रेस में आमद हो रही है तमाम दूसरे दलों के नेताओं की, और फिर जब लगेगा कि टिकट नहीं मिल रहे तो हो सकता है वो दूसरे दलों की तरफ दौड़ जाए। तो अब देखिए कि बड़ा जो है कांग्रेस ने तो इस तरह का नारा दिया हुआ है कि वो कभी रामधारी सिंह दिनकर की कविता थी कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, तो उन्होंने एक नारा दिया हुआ है कि सिंहासन खाली करो कांग्रेस आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो जिस तरह से अपने प्लान बदल रही है, अब ये आ गया है कि सब बड़े नेता की ऐसी भी संभावना दिखाई दे रही है कि मनोहर लाल जी जो संसद में गए वापस वो विधानसभा का चुनाव लड़ने आ जाए, और जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है और जो कृष्णपाल गुर्जर है तो वो भी लड़ सकते हैं, और जो सांसद हैं जो हार गए वो भी लड़ सकते हैं। तो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपना कर्टेन रेजर करती है, किस तरह से पर्दा उठाती है, तो ये देखने की बात होगी। और कांग्रेस किस तरह से तय करती है, मतलब ये है कि अभी तो सीटों का बंटवारा, टिकट एलोकेशन, टिकटों का बंटवारा ही बड़ा एक रोमांचक हो गया है। चुनाव तो रोमांचक होता ही है कि सबकी नजर रहती है कि किसके पक्ष में, देखिए कौन पावर में आने वाला है, कौन मेजोरिटी हासिल करने वाला है। दूसरे क्षेत्रीय दल भी अपनी खोई हुई जमीन की तलाश में है, वो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन्होंने जिस तरह से गठबंधन कर ली, खासतौर से अब ये दोनों क्षेत्रीय दलों की दलितों और जाट वोट पर नजर है कि वो दलित जाट कॉम्बिनेशन जो है उनको काफी कुछ ताकत दे सकता है और उनकी सीटें मिल सकती हैं उनको। बिल्कुल देखिए ये कॉम्बिनेशन निर्णायक स्थिति में है हरियाणा में, अगर कोई इसे एक साथ ला पाए तो। और फिलहाल मजबूत स्थिति के लिहाज से बात करें तो दोनों ही समुदाय नहीं बल्कि जाट और दलित की हम बात करें, हमने लोकसभा में देखा है ये कांग्रेस के साथ जाते नजर आए थे। प्रियदर्शनी जी, जादौन साहब जो बात कह रहे हैं इसमें दम है क्या कि केंद्रीय मंत्रियों को, केंद्रीय राज्य मंत्रियों को आप लोग मैदान में ला सकते हैं, सांसद जो चुनकर गए उन्हें भी पार्टी टिकट दे सकती है, जो लोकसभा के उम्मीदवार थे जीत नहीं पाए उन पर भी दांव लगा सकती है? ज्योति जी देखिए, मैं आपके माध्यम से दो बातें बोलना चाहती हूँ जो कि बड़े गंभीर विषय हैं। मुझे लगता है कि मैं एक तो कांग्रेस से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गंभीर प्रवक्ताओं को बिठाएं। कांग्रेस के पास कुछ प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, लेकिन गंभीर राजनीतिक प्रवक्ताओं को बिठाएं, ना कि जो प्रवक्ता हल्की बातें करें और राजनीतिक बातें ना करें। खैर, अब मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है ज्योति जी, तो इसमें बुराई कोई नहीं है। अगर देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे लिए अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है डिबेट छोड़कर भाग चुकी है मेरे सामने। नहीं, आप देख लीजिए इनको प्रॉब्लम है, इनका दिमाग कितना खराब है, क्या लग रहा है आपकी, ये क्या बोल रही है? ये देखिए इनका मानसिक संतुलन कितना खराब है। अभी बताओ दिवालियापन हो गया, इनका मानसिक संतुलन इस महिला का कितना खराब है, ये तो साफ पता लग रहा है। ठीक है, पता नहीं कौन सी डिबेट में मैं इनका भागी हूँ, ठीक है, कौन सी इसमें भागी हूँ, क्या किया है, कौन सी दिवालिया हो रही है। देखिए गरिमा रखिए, कमल हांडा गरिमा रखो, थोड़ी सी गरिमा रखो, अपनी इज्जत खुद खो रही हो, बात कर रही हो तो तमीज से बात करो। अपनी भाई को मुझे पता है सम्मान नहीं कर सकते आप लोग, खुद खो रही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुद ही अपनी इज्जत खो रही हो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। नहीं, तुम्हारी पार्टी की इज्जत नहीं कर सकते बोलते हैं, तुम्हारी पार्टी की इज्जत नहीं कर सकते, बोलते हैं, सारे नहीं बोलते, तुम भी बोलती हो, जो बोलता है वो सुनता भी है। पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आई, मैं 6 महीने रही हूँ, मैं 10-11 साल से कांग्रेस में हूँ, 11 साल से। ज्योति जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। कमल जी आपके टाइम में नहीं बोली थी, आपके टाइम में प्रियदर्शनी जी नहीं बोली। नहीं मैडम, ये मेरे पर कटा, ये आना जाना तो चला रहता है, प्रियदर्शनी जी आना जाना चला रहता है। आपसे कुछ दिन पहले आप भी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ही मेरे लिए तो मैं बोलूंगी, इनको कहिए जबान संभाल कर बात। ये आना जाना चला ही रहता है, आप भी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी में थे, ठीक है, तो आप ये कमेंट मत कीजिए एक दूसरे को पर्सनल। मैं नहीं थी, वो थी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी में, मैं नहीं थी, मैं 11 साल पहले थी, 6 महीने के लिए। तो फिर तो कन्हैया कुमार को क्यों नहीं ये गाली देती? क्यों गाली दूं मैं? कन्हैया कुमार के बारे में कहिए। नहीं, तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस का नहीं है, मैंने कहा ना, बदलू नहीं है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान नहीं है। हाँ,
हमारे मुंह में तुम्हारी बोलेंगे टॉपिक पे, जो जिस विषय की तुमको नॉलेज नहीं है, पहले विषय याद करके आया करो। तो तुम्हें नॉलेज है, विषय याद करके आया करो, थोड़ा सा गरिमा रखो, इतना मजाक, उम्र की भी गरिमा रखो। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे सर पे नॉलेज है। मुद्दे की बात करें या ना करें? ज्योति जी कुछ गंभीर, आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। कमल जी आपकी जवाब करानी होगी मुझे, आप ये लगातार ऐसे नहीं बोलती रहेंगी। बोलिए आप प्रियदर्शनी जी। हाँ, तो ज्योति जी जो आपने मुझसे सवाल पूछा है कि कुछ केंद्र मंत्री या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी व्यक्ति, हमारे यहाँ ओपन पॉलिसी है, कोई भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है या इच्छुक है तो वो आवेदन कर सकता है या पार्टी उसको आदेश देती है। और हमारा संगठन एक मजबूत संगठन है जो कि एक प्रोटोकॉल से चलता है और उसी प्रोटोकॉल के जरिए ही हम लोग अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। ठीक है, और एकदम साफ और क्लियर है कि अगर पार्टी आदेश देगी तो हो सकता है कि कुछ चेहरे चुनाव लड़ भी सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, जीतने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि जननायक हो, जो जनता से जुड़ा हुआ हो। जो व्यक्ति जनता से ही जुड़ा हुआ नहीं होगा, हम मान लीजिए उसको टिकट देंगे और वो जीतेगा ही नहीं तो फायदा क्या? जनता की तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति और चुनाव आप ऐसा करते हैं जैसे कि आप वहां पे अब लोग जो जनता के काम कर पाए। और एकदम साफ है, हम पार्टी के आदेश से चलते हैं, हम पार्टी के साथ चलते हैं, पार्टी के विपरीत नहीं चलते या पार्टी के अंदर कोई गुट नहीं है। ये भी कितनी, एक बात बताइए, कितनी अच्छी बात है ज्योति जी। ये दिखाता है कि ये संगठन कितना डिसिप्लिनरी संगठन है कि हमारे 2 दिन की बैठक हुई है। 2 दिन की बैठक हमारी गुड़गांव में हुई है। सारे हरियाणा का ऐसा कोई वरिष्ठ नेता नहीं था जो उस बैठक में नहीं था। वहां पे ऐसे हंसते हुए चेहरे आए हैं, बड़ी ही कूल और बड़ी ही काम तरीके से सारे एक सीट पे चर्चा हुई है। ना कोई लत्तम, ना कोई जुत्तम, ना कोई अपशब्द बोले गए। इससे ये डेकोरम दिखाता है, ना कि कांग्रेस पार्टी की तरह कि अगर जिले की भी अगर एक मीटिंग हो जाए तो वहां पे एक लत्तम जुत्तम चल जाती है। तो ये इनका संगठन है और ये कहीं ना कहीं दिखाता है। वैसे बाकी प्रवक्ता तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको कुछ विशेष मुझे लगता है इलाज की जरूरत है कि ये विषय ही नहीं जानती है, किस टॉपिक पे आई है, किस विषय पे बात कर रहे हैं, किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। अरे विषय पे आओ, विषय पे बात करो, टॉपिक पे बात करो। हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं, सीरियस लोग हैं। आप डेकोरम खराब कर रही हैं, चैनल की भी, अपनी खुद की भी और अपनी पार्टी की भी। आप अपनी पार्टी का डेकोरम खराब कर रही हैं इस तरीके की भाषा प्रणाली बोल के। इससे ये पता लगता है कि आपकी भाषा प्रणाली क्या है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन पर काफी बोल चुके हैं या आपकी पार्टी, आपका जवाब पूरा हो गया, नहीं रखती है। आपका जवाब पूरा हो गया। आपने कमल जी पर भी काफी बोल लिया। कमल जी, ये बात तो है, देखिए गुटबाजी को लेकर तो बाकी बार बार दूसरे दल भी सवाल उठाते हैं ही, और लोकसभा में हमने देखा खूब इस बात को लेकर चर्चा हुई कि गलत टिकट बटे, कुछ नेताओं की ओर से सवाल उठाए गए। इसे लेकर बीजेपी अब भी कह रही आप लोगों के लिए तो आसान है नहीं गुटबाजी को खत्म करना, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं, सीएम की कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं सारे बड़े नेता। बात ऐसी है मैडम कि कांग्रेस सबको चुनौती लगती है, इसलिए कांग्रेस पर कटाक्ष करता है, चाहे वो INLD हो, चाहे वो JJP हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस मजबूत चुनौती लगती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इस बात को आप भी स्वीकारेंगी। इसीलिए, और आपने कहा, किसी प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा पार्टी सत्ता हमें नहीं सौंपने जा रही। भाजपा पार्टी नोबडी की जो सत्ता सौंपेगी वो जनता का काम है, उसने किसको करना है। इसीलिए 5 सीटें छीन कर दी ना इनके हाथ से, 5 सीटें छीनी ना, बताया जनता ने कि हाँ मुद्दों पर बात करो। 10 सालों से हम आपको सुनते सुनते दुखी हो गए हैं कि हम ये करेंगे, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, हम किसानों की आय डबल करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे देश के युवाओं का। आपने बताया गुटबाजी की बात पर मैं जवाब देती हूँ। मैं इनके यहाँ कितनी गुटबाजी है। खट्टर की अलग गुट है, नायब सैनी का अलग गुट है, राव इंद्रजीत सिंह का अलग गुट है, अनिल विज का अलग गुट है, अरविंद शर्मा का अलग गुट है। और मैं जो ये उसके बारे में बात नहीं करेंगी, हमारे अब ऊपर उंगली उठाती है तो ये भूल जाती है कि 3 उंगलियां हमारी तरफ भी, इनकी अपने तरफ भी उठती है। पहली बात। दूसरी बात, बीच में मत बोलो, कोई मीटिंग ऐसी हुई है जहां पे ये तीनों नेता साथ में बैठे हो, दिमाग खराब साथ में बैठे हो, ऐसा हुआ है क्या? प्रवक्ता को चुप कराइए आप। ज्योति जी, क्या ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की भाषा प्रणाली ठीक करो कमल हांडा। अरे मुझे मत बताओ, किसी पार्टी की अपनी भाषा प्रणाली ठीक करो, अपनी गरिमा लाओ अपने अंदर, महिला हो गरिमा लाओ अपने अंदर।
गरिमाहीन मत बनो। सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। जो दूसरी पार्टी और ज्योति जी इनसे पूछिए कि क्या कांग्रेस की ऐसी कोई मीटिंग हुई है जहां पे तीनों नेताओं ने टिकट के ऊपर चर्चा की हो? हमारे यहाँ सारे वरिष्ठ नेता बैठे और चर्चा हुई है। आप ज्योति जी चुप नहीं करा रही, मैं बीच में नहीं बोली। प्रियदर्शनी जी आप इनके समय में मत बोलिए, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका उत्तर तो आने दीजिए ना, आप साथ साथ बोल रहे हैं आप। नहीं, वो बीच में उसकी आदत है। सारे भाजपाइयों को प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इनको आयुष्मान में बोलो फ्री इलाज हो जाएगा, नहीं होता तो हमारे नेहरू हॉस्पिटल में चले जाए, पीजीआई में। तो बात ऐसी है मैडम, हमारे अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। मैं पहली बात बता दूं, सब मिलकर काम करें। डबल प्रचार हो रहा है, हम कांग्रेस का हाथ सब मिलकर मजबूत कर रहे हैं। चाहे वो बहन शैलजा हो जो कांग्रेस का प्रचार करिए, चाहे वो हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हो। हरियाणा मांगे जवाब से इनको बड़ी तकलीफ हुई, कटाक्ष करने शुरू कर दिए। इन्होंने जवाब सोचा कि पहले कांग्रेस हिसाब दे। अमित शाह बोलकर गए पाई का हिसाब देंगे, अभी तक कोई हिसाब नहीं आया। नायब सैनी कहते हैं मैं भी हिसाब दूंगा। युवाओं को क्या सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा जो है इनका HTRM था, जो खर्ची पर्ची की बात करते थे जो, ठीक है जी। तो इन्होंने कितने घोटाले किए, शराब घोटाला इन्होंने किया और खनन घोटाला इन्होंने किया। 37 पेपर लीक करके इन्होंने 37 पेपर लीक करके इन्होंने RSS गुजरातियों को नौकरी दी, कच्ची नौकरियां 1 साल की, जो कि साल बाद खत्म, कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं। लेकिन ये झूठ बोलने से बाज नहीं आते, ये भूल जाते हैं कि जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जाग चुकी है और इनको जवाब विधानसभा चुनावों में अच्छे से देगी। इनको तारीखें आगे करने की क्या जरूरत। 2014 में INLD के प्रवक्ता को जवाब देना चाहूंगी मैं कि 2014 में इन्होंने विपक्ष में थे, लेकिन इन्होंने सहयोगी बनकर काम किया उसका भाजपा का। तो ये मित्र हैं, बसपा भी भाजपा की उस पर चलती है, लाइन पर चलती है, और ये भी चलते हैं भाजपा की लाइन पर। इन्होंने 2014 में कौन से मुद्दे लाए? आप टीवी स्क्रीन पर हैं मैडम इस वक्त, आपका फ्रेम ऑन एयर है, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप बैटरी लो हो गई थी मैडम, मैं स्विच लगा रही थी। मैं बोलिए। एनी प्रॉब्लम इन दैट? आप बोलिए। आप तब से आप आराम से स्टैंड बाय होकर मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि आप अपनी बात आराम से रखेंगी। हाँ जी, मैं आपको टोकना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं टोकना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन आप फ्रेम में आई नहीं रही, मैं क्या करूँ? नहीं मैडम, मैं कोई पेशेंस रख, बैटरी लो हो गई थी, मैं प्लग कर रही थी, मैं स्विच। ठीक है, हो गया आपका उत्तर पूरा? नहीं, अभी उत्तर नहीं हुआ पूरा मैडम, अभी उत्तर नहीं हुआ पूरा। मैं जेजेपी के प्रवक्ता को भी जवाब देना चाहती हूँ। सब बीजेपी है, INLD है और साथ में ये जेजेपा है, कांग्रेस पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन जेजेपी वाले भूल जाते हैं कि 4.5 साल मिलकर इन्होंने मलाई खाई, खूब लूटा प्रदेश को, घोटाले मिलकर किए। वीरेंद्र सिंह जी जो भाजपा छोड़कर आए, जिन्होंने एक प्रोग्राम किया था मेरी आवाज सुनो के नाम से, इधर हरियाणा में ही, उन्होंने कहा है कि दुष्यंत चौटाला बताएं कितने हजार करोड़ कमाए, क्योंकि अगर ये दुष्यंत चौटाला के बारे में बोलेंगे दुष्यंत चौटाला इनकी पोल खोलेगा, इसलिए दोनों चुप है एक दूसरे के लिए। जेजेपी का वोट प्रतिशत क्या था? 0.78%। लोकसभा में 10 के 10 इन्होंने भी लड़े, INLD ने भी लड़े, लेकिन INLD में 10 जीतने का दम भर रही थी, वो भी कहां पर आई? 1.5% पर आ गई। 10 नहीं लड़ी INLD ने। चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ चर्चा में। अजय गुलिया जी, अजय गुलिया जी, देखिए बार बार चूंकि इसी बात को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर बातें होती हैं, क्या प्रदर्शन रहा, देखिए वोट परसेंट तो सभी गिनवा देते हैं। अभी आपने सुना भी कांग्रेस प्रवक्ता को, घोटालों को लेकर भी, इस बात को लेकर पहले भी चर्चाएं थी जब आप लोग सरकार में थे, आपकी पार्टी के कोटे से जुड़े विभागों पर ये आरोप लगे थे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को तो मुद्दा बनाया ही जाता है कि 4.5 साल तक सत्ता की मलाई खाई, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, अब फिर से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बातें होती हैं, और सीएम साहब तो ये भी कह गए कि हम तो चाहते हैं कुछ सीटें हासिल कर ले जेजेपी। तो ये बयान किस ओर इशारा कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है गुलिया जी की। मैं कुछ बोलूं, आपकी इजाजत हो तो ज्योति जी। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये तो सीएम साहब भी बता पाएंगे, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने किस संदर्भ में ये बात की है, उस पर तो मैं क्या टिप्पणी करूँ, वो तो हरियाणा प्रदेश की जनता तय कर रही है। नहीं, फिर हुड्डा साहब जब भी बार बार कहते हैं कि एक ही है ये सभी, ये इनेलो को लेकर भी, जेजेपी को लेकर भी, बीजेपी को लेकर भी, तो इस बात पर तो कहीं ना कहीं मोहर लग गई ना। नहीं, पिछले बार आप लोगों ने कुछ सीटें हासिल की, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, आप लोग भी मिलकर सत्ता में बैठ गए, गठबंधन की सरकार बनी। इस बार भी सीएम नायब सैनी जब ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कुछ सीटें मिले, तो कांग्रेस तो कहीं ना कहीं इस बात को कह रही है कि हाँ ये बी टीम ही है बीजेपी की,
जेजेपी को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना? नहीं, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सर भूपेंद्र सिंह यादव को सोचना चाहिए कि 5 साल तक तो सत्ता में सांसद उनके साथी भी रहे, सॉरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र रहे, सांसद की नहीं रहे 5 साल, उनको कैसे ले लिया? कोई अगर कोई घोटाला था तो उन्होंने कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? तो वीरेंद्र सिंह के सपुत्र ने कुछ क्यों नहीं कहा? लोकसभा तो एक मंच होता है, सबको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का मंच उनके पास था, वहां जाकर के कुछ क्यों नहीं बोले? वहां से तो वो क्या कर रहे थे? वो दूसरों पर टिप्पणी कर देते हैं। वो कह रहे उनका उदाहरण इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने दे दिया, तो वो क्या कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? वो मलाई खा रहे थे, क्या खा रहे थे? तारीफ तो आप लोगों की तब भी नहीं कर रहे थे, वो वीरेंद्र सिंह का परिवार तारीफ आप लोगों की तब भी नहीं कर रहा था। नहीं आज फिर उनको कैसे फोन करिए? फिर भूपेंद्र हुड्डा की या कांग्रेस की या राहुल गांधी जी की तारीफ कर रहे थे क्या? वो तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, उन्होंने तो राहुल गांधी जी की कभी तारीफ नहीं करी। आज उनको जो कौन बोल रहे हैं जी? ऑडियो डाउन कीजिए कमल जी के, आप बोलिए गुलिया जी। तो देखिए राजनीति संभावना का खेल रहता है, सीधे समीकरण बदलते हैं, समीकरण कैसे बनते हैं। पिछली बार स्थिति ऐसी थी कि हरियाणा प्रदेश को एक स्थायी सरकार की आवश्यकता थी, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए। लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ, उसका नुकसान हुआ, लेकिन वो जो नुकसान हुआ उसका भुगतान कौन करेगा? हम लोग ने करना है। हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में किया भी, उसका गलती का लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी गलती को स्वीकार भी करेंगे। अगर कोई गलती हमारे से हुई है तो उस गलती को भी स्वीकार करेंगे, अपने किए हुए काम भी गिनाएंगे कि क्या काम हम लोगों ने आपके लिए किए। और देखिए गलती जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो आज आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, 2009 के चुनाव में भाजपा पार्टी के विधायक भूपेंद्र हुड्डा को उसका नारा लगा करके तो नहीं जीत के आए थे। वो तो ये कह के जीत के आए थे ना कि भूपेंद्र हुड्डा ने धोखा किया है उनके साथ, सॉरी भजनलाल के साथ धोखा किया है, हमें बनाओ, हम इनको उखाड़ सकेंगे। फिर उन विधायकों के साथ सरकार चली कि नहीं चली? उन्हीं विधायकों के साथ सरकार चली कि नहीं चली? ये सब कहने की बातें हैं। आज उस वक्त लेकिन हुड्डा साहब से जब हम पूछते हैं वो कहते हैं हमने तो निर्दलियों के साथ ही सरकार बना ली थी। ठीक है, उन विधायकों ने भी हमें समर्थन दिया। नहीं, निर्दलीय के साथ कैसे? कुलदीप बिश्नोई से आप बात करें, उनकी पार्टी को तोड़ करके इन्होंने मुझे तो जानकारी है, मामला अदालत में भी गया, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं हुड्डा साहब का जो वर्जन है वो बता रही हूँ। नहीं, हुड्डा साहब का वर्जन नहीं जो बिल्कुल। आप तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति को इतनी बारीकी से समझती है। बाद में कोर्ट का क्या फैसला है, उन विधायकों को योग्य माना गया, उस सूट को योग्य माना गया, तो इसका मतलब वो जो उनकी 5 साल सरकार रही वो गैर कानूनी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर रही। अगर मैं टेक्निकली कानूनी बात करूं, जब उन विधायकों को अयोग्य माना गया और उन विधायकों के समर्थन से सरकार चली, तो इसका मतलब तो ये स्पष्ट है कि वो गैर कानूनी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर चली थी। और प्रदेश के अंदर गैर कानूनी सरकार चलाने वाले लोग आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हमने कम से कम गैर कानूनी सरकार तो नहीं चलाई, नुकसान हुआ, फायदा हुआ। देखिए, मैं हर व्यक्ति अपने काम के लिए जिम्मेवार होता है। जननायक जनता पार्टी ने अगर कोई फैसला लिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, स्थायी सरकार देने का, अगर उसका नुकसान हुआ तो उसका भुगतान भी हम लोगों ने किया। और ये लोग किसके हैं? हमारे ही लोग हैं। इन्हीं लोगों ने पलकों पर बैठाया था तो अर्थ पर ले गए थे। और लोकसभा चुनाव में मुझे कहते हुए बिल्कुल बुरे नहीं होता कि हमारी लोगों ने क्या इसको गलती मानना आता है। अच्छा, 17 सीटों पर लड़ रहे हैं अजय गुलिया जी, आप तो बड़ा बेबाकी से साफगोई से बातें कहते हैं। क्या वाकई 17 ऐसे चेहरे हैं जिनके जीतने की उम्मीदें हैं आप लोगों को? पॉसिबल है या इंतजार करेंगे बीजेपी की लिस्ट आ जाए, कांग्रेस की लिस्ट आ जाए, इनके जो बचे हुए लोग भागे इधर उधर, पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोगों का मौका लगे? देखिए, जो चीज राजनीति संभावनाओं का खेल है, मैं ये कभी इनकार नहीं करता कि अच्छे लोग कांग्रेस में नहीं है या अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं है या और भी राजनीतिक दल है। मैं इस बात का, देखिए एमएलए से निकल करके हैं, बहुत से हमारे साथी वहां रह गए, वो बहुत अच्छे लोगों के बीच में रह करके वो काम करने वाले लोग हैं। मैं कभी भी ये बात नहीं कह सकता कि जननायक जनता पार्टी में ही सारे अच्छे लोग हैं और दूसरे दलों में नहीं है। कोई अगर अच्छा आदमी जिसने लोगों के बीच में रह करके सेवा करी होगी वो टिकट की चाह रखेगा, मजबूत कैंडिडेट होगा। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूँ ज्योति जी, देखिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। पत्रकारिता में बहुत अच्छे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी मंशा रहती है कि बहुत लोगों के बीच में जाएं, काम करें, लोगों की सेवा करें। अगर ऐसे लोग चुन करके आएंगे तो वाकई में जननायक जनता पार्टी
अपना सौभाग्य मानेगी कि हमने ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजा है जो लोगों की सेवा करने का मादा रखते हैं। लोगों चलिए देखते हो तो आने वाले दिनों में समय बहुत कम ही है अभी, तो क्या कुछ नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है अजय गुलिया जी राजनीति में आने की। मैं जो काम कर रही हूँ मुझे बहुत पसंद है। डैनिवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? साथ ही मेरा सवाल भी आपसे, अभय चौटाला जो कि आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ा, बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा उनका, अब वो संकेत दे रहे हैं इस बात के कि 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों 2 जगह से चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है अभय को? क्या अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है कि जहां से लड़ेंगे जीतेंगे? नहीं, देखिए ये निर्णय पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको करना है। पार्टी की जो कमेटी बनती है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनको इस चीज का डिसाइड करना है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। हर व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर कर देता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला भी केवल अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, बाकी कुछ भी कहना वो देखेंगे। लेकिन नहीं, वो देखेंगे थोड़ी होता है। अरे डैनिवाल जी, वो तो देखा कि लोकसभा वो ही देखेंगे तो आपको प्रवक्ता बना के भेज रही है ना पार्टी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उन्होंने अपने विचार रखे हैं। अच्छा, नहीं, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मंशा जाहिर करेगा, अब कोई भी कह देगा बोले जी चुनाव तो मैं भी लड़ने का इच्छुक हूं। अब जैसे आप कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री है वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है, तो इच्छा तो कोई भी जाहिर कर सकता है ना। अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला की कोई इच्छा है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उनके ऊपर फैसला लेने के लिए वो है, सक्षम है, और तो कोई हमारे फैसला देता नहीं है, ये सबको पता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इंडियन नेशनल पार्टी के जो भी कमेटी बनी है उस कमेटी में तय होता है। लग रहा है को सीट बचने के चांस कम तो नहीं लग रहे अभय चौटाला को? सेफ साइड चल रहे हो कि एक और सीट पर से लड़ दिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी की जो सीट है वो सबको पता है कि वो सबसे सेफ सीट इसी वजह से बची क्योंकि वहां के जो जनता है उनको पता है कि अभय सिंह के अलावा और कोई भी नहीं है। कई बार मैं लास्ट टाइम जब इलाहाबाद का चुनाव हुआ था तो वहां पर एक चर्चा चल रही थी, और वो चर्चा यही चल रही थी कि चुनाव में मैंने एक छोटी सी बात कही थी, वो भी आपके भी समझ में आ जाएगी, कि वहां पर बोला जी गोविंद कांडा जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने उनसे एक चीज पूछा था, मैं भी वहां पर पब्लिक मीटिंग में गया था, तो मैं बोला जी गोविंद कांडा अगर चुनाव जीत गया तो क्या होगा? बोला जी सरकार में हो जाएगा। मैं बोला सरकार में होने जाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप एक चीज देखो कि आज इलाहाबाद को चौधरी अभय सिंह चौटाला के नाम से जाना जाता है कि इलाहाबाद का विधायक कौन है? बोला चौधरी अभय सिंह चौटाला। और चौधरी अभय सिंह चौटाला, ये इलाहाबाद चौधरी अभय सिंह चौटाला की वजह से ये कह सकते हैं कि पूरे देश में माना जाता है कि इलाहाबाद का कोई विधायक है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। तो इस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला का कोई खतरा नहीं, वो कहीं पर भी जीत सकते हैं, नहीं वोटर कहीं पर भी जीत सकते हैं। जनता जनार्दन है, कोई भी हल्का किसी नेता से बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अगर गोविंद कांडा ने चुनाव लड़ा तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, ये भी जानते हैं, बहुत बड़ी चुनौती दी आप जानते हैं। पिछली बार से मार्जिन अभय का तब कम हो गया जब किसानों के आंदोलन को लेकर रिजाइन किया, कृषि कानून रहते रहते फिर से लड़ लिया, तो भी मार्जिन कम हो गया था ना, कड़ी टक्कर तो दी। और तभी मैं पूछ रही हूँ कि चांस कम तो नहीं लग रहे अभय को सीट बचने के? तभी 2 सीटों पर लड़ने की बात तो नहीं कह रहे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सबसे पहले वही सीट जीतेंगे, सबसे पहले वही सीट जीतेंगे, आप देखना। और मैं आपको एक चीज बता रहा था, अभी राज्यसभा की एक बात चल रही थी कि राज्यसभा में आज भारतीय जनता पार्टी खुश है कि किरण चौधरी जी वहां पर निर्विरोध चुन गई। राज्यसभा के चुनाव के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर दिया। जो बार बार ये कहते हैं कि और पार्टियां भाजपा की बी टीम है, आज उनने ये दिखा दिया कि असल में भाजपा को सपोर्ट करने वाला कौन है। जिनके पास 28 विधायक होने के बावजूद भी, जो अपना बड़ी पार्टी विपक्ष का नेता होने के बावजूद भी उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। और इससे बड़ा एग्जांपल क्या मिलेगा कि कांग्रेस किसको सपोर्ट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से सपोर्ट कर रही है। वो अपने मुकदमों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने कभी भी जनता की आवाज नहीं उठाई, केवल और केवल उन्होंने सोचा मैं और मेरा बेटा, इसके अलावा वो कभी निकला ही नहीं। तो उनको अपना बेटा नजर आया। की नौबत क्यों आ रही है? और अगर कोई भी नेता 2 जगह से लड़ता है तो आप जानते हैं पहले जिस भी सीट पर होता है उन लोगों में भी संशय की स्थिति रहती है, आप जानते हैं जीत की चांसेस भी कम हो जाते हैं। खैर आने वाले दिनों में अभी देखना है कि 2 जगह से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, सीट बदलेंगे नहीं बदलेंगे। रुकिए आप, रुकिए जादव जी से लास्ट कमेंट ले रही हूँ मैं चर्चा का, अभी समय कम में आएंगे आपके पास, समय अगर बचा तो। जादव साहब आप बोले।
अब मैं तो मेरा टाइम निकल, मैं इन दोनों रीजनल पार्टी को लेकर ही बात कर रही हूँ। दोनों की नजर कहीं ना कहीं दलित समाज का जो वोट है उस पर टिकी है। बीएसपी के साथ इनेलो ने गठबंधन कर लिया है, जेजेपी चंद्रशेखर के साथ चली गई हरियाणा में। आपको लगता है कि जो अपनी जमीन तलाश रही है, लोकसभा में बेहद खराब प्रदर्शन किया कि दोनों ही रीजनल पार्टीज ने, क्या गठबंधन या किसी पार्टी का सहारा डूबते को तिनका साबित हो सकता है? कोई संजीवनी मिल सकती है, जिसके चांसेस हालांकि बहुत कम है? नहीं, देखिए ऐसा ही है कि जमीन की तलाश है, तो जो गठबंधन करके उनको लगता है कि परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ेगा और एक प्रदर्शन किसी तरह से अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे मजबूती के साथ। सीटें तो देखो कितनी मिलती हैं, देखने की बात है, लेकिन अब ये है कि आम मतदाता की नजर तो सभी राजनीतिक दलों पर इस तरह से टिकी हुई है कि वो किस तरह से प्रत्याशियों का चयन करते हैं, किस किस को उतारते हैं, किसका टिकट कटता है, किसको मिलता है, और घोषणा पत्र आखिर में क्या आते हैं। क्योंकि अभी कांग्रेस का भी घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, वो तो उन्होंने जो है कमेटी बनाई हुई है। उधर भाजपा का भी घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, वो सभी वर्गों से मिल रहे हैं और राय ले रहे हैं। तो देखते हैं, अभी वहाँ कांग्रेस में भी गीता भुतल जी को जिम्मेदारी सौंपी हुई है, उधर जो है बीजेपी भी अपना जो है घोषणा पत्र तैयार करने में लगी हुई है, और केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ न कुछ हरियाणा के चुनाव को एक तरह से जो मुद्दे थे उनको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया गया है। जैसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गई, कांग्रेस ने एक वादा किया हुआ था कि हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम ले आएंगे, तो एक बड़ा इशू था, क्योंकि कर्मचारी वर्ग में भी काफी इसको लेकर रोष था कि ये जो एनपीएस नई पेंशन योजना आई है ये ठीक नहीं है, और वो पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे थे। तो देखते हैं कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है यूडीएस, उससे कर्मचारी वर्ग कितना प्रभावित होता है, वो भी एक बड़ा नाराजगी कुछ हद तक कम होती है या फिर नहीं, ये देखना होगा। कमल जी, इस बार भी कोटा सिस्टम खत्म कर पाएंगे क्या? लोकसभा में किया था, हालांकि सवाल अलग अलग नेता उठाते रहे। देखिए ऐसा है, सवाल कोई कुछ भी उठाए, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं दो बातें जरूर पूछना चाहूंगी। उठाते रहे, मतलब नहीं है, नहीं है, क्या बोल रही हैं आप कमल जी? मैं तो आपकी नेताओं की बात कर रही हूँ, मैं कुमारी सैलजा को लेकर बात कर रही हूँ, मैं कैप्टन राजा यादव ने जो कहा उससे लेकर बात कर रही हूँ, आपकी टिकटों को लेकर आपके नेता ही सवाल उठाते रहे, आपके सवाल उठाते रहे। मैं किसी दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ कमल हांडा जी। आप जवाब ले लीजिए। 362, मैं एक सवाल मैं भी पूछूंगी आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा की प्रवक्ता से और इनेलो के जेजेपी के प्रवक्ता से भी। ऐसा है मैडम कि उस टाइम भी हमारे पास 362 आवेदन आए थे, मैंने आपको बता दिया, उसमें से भी हमें शॉर्ट लिस्ट करने थे। सीटें तो 9 ही है ना, 362 तो सीटें हैं नहीं हरियाणा में कि हम सबको टिकट दे देते। सो यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। ये पहली बात, मैं बड़ी क्लियर और स्पष्ट बोलती हूँ और झूठ नहीं बोलती मैं भाजपा की तरह से, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके उससे माध्यम से पूछना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन को भाजपा ने और इनेलो ने इकट्ठे पत्र क्यों लिखा कि चुनाव पोस्टपोन किए जाएं? हम तो कह रहे हैं हम तैयार हैं, प्रीपोन कर लो। जनता की इनको कब से चिंता होगी, जो कहते हैं जी छुट्टियां आ रही हैं, लोग घूमने जाएंगे, लोग इनको बता के जाते हैं कि जब घूमने जाते हैं। प्रीपोन भी हो सकते हैं, पोस्टपोन भी हो सकते हैं, दोनों ही विकल्पों पर विचार किया गया के। बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते हैं इलेक्शन कमीशन तो देखो कहां पर है, किसके कब्जे में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चलो, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो हरियाणा में तमाम राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियों को लेकर, टिकटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर जो मंथन चल रहा है, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी मजबूत है, किसके लिए क्या परिस्थितियां हैं, इसे लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।